हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने पिछले टर्न पे ये सारी चीज़ें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। आप लोग को मैंने लाइव क्लास ली थी तो उसमें मैंने सॉलिड का एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप लोग के पास रिकॉर्ड रहे। आप लोग को जितने लोग क्लास जूम ऐप पे अटेंड नहीं किए थे उन लोग को ये चीज़ें मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम आप लोग को पता है कि मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया है। बेसिकली मैटर को 5 स्टेट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, उसके आगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट हम लोग को जो पढ़ना है वो 3 पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ना है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा थियरीज नहीं निकली है, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करते हैं। अभी वो हमारे सिलेबस में है नहीं। बस हमें जानना है कि हाँ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। जो हम लोग को पढ़ना है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो सॉलिड के बारे में मैंने लाइव क्लास में कुछ तो बता दिया था, बट फिर भी चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक अगर देखो, मान लो मैंने बोला कि ये जो मान लो जो डेस्क है, जिस डेस्क पे मैंने अपना फ़ोन रखा है वो वुड का बना हुआ है, ठीक है। मैंने बोला ये सॉलिड है, तो मैं क्यों इसको सॉलिड बोले? क्यों मैं वाटर को सॉलिड नहीं बोल रही हूँ? क्यों मैं ऑक्सीजन को सॉलिड नहीं बोल रही हूँ? ठीक है, तो किसी चीज़ को सॉलिड बोलने के लिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं है तो हम उसको सॉलिड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो सॉलिड की वो है शेप एंड साइज़ भी कहीं कहीं लिखा रहता है। शेप एंड साइज़ जो होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है। शेप एंड साइज़ क्या होता है सॉलिड का? फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब कि आप सॉलिड कहीं पे भी रखा हो वो सॉलिड, उसका जो शेप और साइज़ वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, इसकी जो भी शेप और साइज़ है, शेप आपका ये इसका रेक्टेंगुलर शेप है, साइज़ इतनी बड़ी है, तो इसका शेप और साइज़ हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसका शेप और साइज़ चेंज नहीं होता है। देखो, शेप और साइज़ चेंज होने का मतलब ये है कि कब किसी भी चीज़ का शेप और साइज़ चेंज होता है। किसी भी चीज़ का शेप और साइज़ चेंज तब होता है जब उसके मॉलिक्यूल्स क्या करें? अपनी पोजीशन से मूव करें, अपनी पोजीशन को छोड़ दे। जब वो अपनी पोजीशन से मूव करेंगे तब किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का क्या होगा? शेप और साइज़ क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। बट सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। इस वजह से सॉलिड का शेप और साइज़ चेंज नहीं होता है, उसका शेप और साइज़ क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है? दूसरा आपका वॉल्यूम। अब देखिए, जब शेप आपका उसका फिक्स है तो भाई शेप फिक्स है तो जितना वॉल्यूम वो कवर करेगा, मतलब जितना जगह वो कवर करेगा वो भी तो फिक्स रहेगा। मान लीजिए इस कॉपी का शेप साइज़ ये है, जैसे मान लीजिए जो भी है ये रेक्टेंगुलर शेप का है या क्यूबॉइड है ये, ठीक है, शेप का है, इसने इतना जगह घेरा, इतना वॉल्यूम घेरा, सॉरी इतना जगह इसने कवर किया, तो वो भी तो सेम ही रहेगा भाई। जब शेप और साइज़ चेंज नहीं हो रही है तो जितनी जगह वो पहले कवर, चाहे अब मैं लेके इस कॉपी को यहाँ खड़ी हो जाऊँ, चाहे मैं उस साइड चले जाऊँ, चाहे मैं उस कोने में चले जाऊँ, ये उतनी ही जगह घेरेगा, ठीक है, क्योंकि उसके शेप और साइज़ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या है कि जो स्पेस कवर करता है कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो 3 डायमेंशनली का मतलब कि स्पेस में भी, जैसे मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी को हमने टेबल पे रखा है, तो मान लो इसका जो ये वाला पार्ट होगा नीचे वाला, ये तो आपका टेबल पे है, बट ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ है? स्पेस में है ना, टेबल से थोड़ा ऊपर रहेगा ना। तो जितना भी स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, उसको हम उसका क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। तो जब सॉलिड का शेप और साइज़ चेंज नहीं हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी क्या रहेगा? उसका फिक्स रहेगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई सॉलिड का। पहला तो शेप और साइज़ फिक्स होता है, दूसरा वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। तीसरा आपका, पहले मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताती हूँ, फिर मैं डेंसिटी बताती हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पीछे पढ़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई मान लो कोई सब्सटेंस है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे तो आप खुद बताइए वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? वो दूर दूर भागेंगे ना। तो कभी भी कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हो भाई? किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो आपस में क्या रहते हैं? कंबाइंड रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? क्या है?
वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से जो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई होता है। इसका मतलब कि मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स है किसी सॉलिड के, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने नज़दीक होंगे ना, उतने क्लोजली बाउंडेड होंगे, उतने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो एक अपनी जगह छोड़ नहीं सकते हैं, अपनी जगह पे ही रहेंगे स्टेबल। समझ रहे हो मेरी बात? अपनी जगह वो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? वो बस क्या करते हैं? अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। बस क्या कर सकते हैं? अपनी जगह पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी ये बात? ठीक है, तो आपका क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बोला कि बहुत स्ट्रांग होता है। अब स्ट्रांग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को एकदम जोर से पकड़े रहेगा। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ऐसे एकदम एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए, क्लोजली बाउंडेड। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? इसी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, अब सिर्फ अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट, ऐसे हिलते रहते हैं, मगर अपनी जगह छोड़ते नहीं है। क्योंकि भाई मान लो ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये जाना भी चाहे तो ये वाला मॉलिक्यूल उसको जाने नहीं देगा। इसी वजह से सॉलिड का शेप, साइज़, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का क्या हुआ? बहुत हाई हुआ, बहुत स्ट्रांग हुआ। अब ये बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट एकदम चिपके हुए, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा कि ज़्यादा होगा? आप बताओ। कम होगा ना भाई, ऐसे हैं मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, भाई आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हो अपनी तरफ, तो वो एकदम आपके क्लोज है, एकदम क्लोज है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस क्या होगा? कम होगा ना। तो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? मिनिमम होता है। इनके बीच में देखो जगह बिल्कुल नहीं होती, एकदम ऐसे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसे मान लो कोई आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम, मान लो ये रूम है, इस रूम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड फॉर्म में है ना ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूब का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इसका कुछ वॉल्यूम है, मैं कह दूँ इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का कितना मास, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को किसी सब्सटेंस का कितना मास कवर करेगा, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी डेंसिटी। से मैंने बोला कि आप बाहर मैंने गेहूँ रख दिया, बहुत सारा गेहूँ दे दिया, और इस रूम में मैंने कहा इस रूम को कवर करो, ये आप चेक करो कि कितना किलो गेहूँ आप इस रूम में भर सकते हो। तो इसका वॉल्यूम मान लो ये जितना इस रूम में, यही इसका वॉल्यूम होगा, यही स्पेस नहीं ये दे रहा है कवर करने के लिए, और हम गेहूँ भर रहे हैं, मान लीजिए 100 टन्स आपका वॉल्यूम गेहूँ हो, 100 टन वीट हो, 100 टन वीट ने इस वॉल्यूम को क्या किया हो? कवर किया हो, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स आपको पता है एकदम एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। तो आप खुद सोचो, मान लो मैं कह दूँ इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स को आपको बैठाना है, कितने स्टूडेंट को? 100 स्टूडेंट्स को आपको बैठाना है। तो अगर सॉलिड के तरीके से बैठाओगे तो सॉलिड के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, तो एक बेंच पे मान लो 5-5, 6-6 लोगों को आप बैठा दो, तो आपके 100 स्टूडेंट इस रूम में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वो एक दूसरे से एकदम चिपक के बैठ सकते हैं। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम आप उसको दे रहे हो, तो वो उस सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स उस वॉल्यूम को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक के ऊपर एक लदे रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रहते, एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल इस वॉल्यूम को कवर कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल आएगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा, और जितना ज़्यादा मास होगी डेंसिटी आपकी उतनी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड लिक्विड गैस में अगर कंपेयर करोगे तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का ज़्यादा से ज़्यादा मास उसको क्या करेगा? उस वॉल्यूम को कवर करेगा। तो जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो सबसे ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। नेक्स्ट
फ्लूइडिटी, नेक्स्ट टर्म जो है आपका फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। फ्लूइड का मतलब कि फ्लो करें, जो मैटर का पार्टिकल, सब्सटेंशियल पार्टिकल क्या करें, फ्लो करें, बट सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को मूव करने नहीं देता है, इसीलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, डू नॉट फ्लो। क्लियर है, ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला क्या बताया, शेप एंड साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, हाई होती है, और फ्लूइडिटी नहीं होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो।